नमस्कार। हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए आज हम सभी पाठ 16 नमक कहानी का प्रश्न अभ्यास करते हैं। नमक कहानी जो है रजिया सज्जाद जहीर की कहानी है, जिनका जन्म जो 15 फरवरी सन 1917 में अजमेर राजस्थान में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना जर्द गुलाब उर्दू कहानी संग्रह है। इनका निधन जो हुआ है 18 दिसंबर सन 1979 को हुआ है। इनका यह प्रसिद्ध कथन, हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। इस तरह से पाठ परिचय की बात करें तो नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित लोगों के दिलों को टटोलती मार्मिक कहानी है। रजिया सज्जाद जहीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ से विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहां का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए जिसे ले जाना गैर कानूनी है, दिल्ली को अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्ता का कहना है, मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। इस तरह से पाठ के साथ पहला प्रश्न हम लोग अब पढ़ेंगे और उसे समझेंगे कि साफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया। साफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया। यह एग्जाम जो है 2009 और 2013 में आया हुआ प्रश्न है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा में पूछा गया है। इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि नमक की पुड़िया को लेकर साफिया के मन में यह द्वंद्व था कि नमक कस्टम अधिकारी को दिखाकर ले जाएं या चोरी से छिपाकर। साफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया क्योंकि पाकिस्तान से भारत को नमक का निर्यात प्रतिबंधित था, यह गैर कानूनी था। दूसरे कस्टम अधिकारी नमक की पुड़िया निकल आने पर बाकी सामान की भी चिंदी चिंदी बिखेर देंगे, इससे बदनामी भी होगी। तीसरे, भारत में पर्याप्त मात्रा में नमक है। इस तरह से इन कारणों से वह नमक लाने से हिचकिचा रही है और नमक न लाने के लिए सोच रही है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया के मन में क्या द्वंद्व था। यह प्रश्न जो है सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 2012 में भी पूछा गया है, 2015 में भी पूछा गया है, 2017 में भी पूछा गया है। इस तरीके से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, जब भावना के बदले बुद्धि हावी होने लगी तो साफिया का मन द्वंद्वग्रस्त हो गया। वह सोचने लगी कि कस्टम वाले पुड़िया ले जाने देंगे या नहीं। यदि उन्होंने उसे न जाने दिया तो उसके वायदे का क्या होगा, वही वायदा जो उसने सिख बीवी से किया है। साफिया जो कि सैयद थी, इसलिए उसने सोचा कि यदि नमक न ले गई तो क्या होगा, क्योंकि सैयद लोग कभी भी वायदा नहीं तोड़ते, जान देकर भी वादा पूरा करते हैं। तो वायदा पूरा करना होगा, चाहे हमारी जान ही चली जाए, मुझे वादा पूरा करना होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब साफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे। इसके उत्तर में लिखेंगे, साफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम अधिकारी निचली सीढ़ियों के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सिख बीवी का प्रसंग छिड़ने पर उन्हें अपने वतन की याद आ रही थी। वे सिख बीवी व साफिया की भावना से भी प्रभावित थे। उन्हें दूसरी जगह आकर भी अपने वतन की चीज़ें बहुत याद आ रही थी। राजनीतिक उद्देश्यों ने उनको सबको एक दूसरे से अलग कर दिया था,
इस तरह से उसने अपना सिर झुकाए खड़े थे। लाहौर अभी तक उनका वतन है। प्रश्न 4 की बात कर रहे हैं। लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं। इस तरह से जो कहा गया है ये किस सामाजिक यथार्थ का, किस सामाजिक चित्र को बताते हैं। इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि इन उद्धारों से यही स्पष्ट होता है, चाहे राजनीति या भूगोल देश की सीमाओं को बांट दे अथवा देश को टुकड़ों में बांट दे, लेकिन लोगों के मन को नहीं अलग किया जा सकता। लोगों का मन किसी भी तरह से इस बंटवारे को नहीं स्वीकारता। एक पाकिस्तानी को दिल्ली प्यारी है तो एक हिंदुस्तानी को लाहौर प्यारा है। इस तरह से इसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 5, नमक ले जाने के बारे में साफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न भी 2011 में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। नमक ले जाते समय साफिया के मन में अनेक द्वंद्व उठे। इससे उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। पहली, भावुक साफिया भावुक है। भावुक साफिया भावुक है, वह सिख बीबी की भावनाओं को मानती है तथा उसी के आधार पर लाहौरी नमक भारत ले जाना चाहती है। यह गैर कानूनी है, यह जानते हुए भी वह भावनाओं को बड़ा मानती है। इसी तरह अगले पार्ट की बात करें कि वायदे की पक्की साफिया सैयद है। सैयद होने के नाते वह अपने वायदे को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती है। वह नमक ले जाने के लिए हर हालत में सही तरीके पर विचार करती है। तीसरा पार्ट यह है कि व्यवहारिक साफिया व्यवहारिक है। वह प्रेम के तोहफे के चोरी से नहीं ले जाना चाहती। प्रेम के तोहफे को चोरी से नहीं ले जाना चाहती। वह दोनों देशों के कस्टम अधिकारियों के सामने अपनी बात रखती है तथा अपने तर्कों से उन्हें अपने पक्ष में करने में सफल हो जाती है। इस तरह से वह नमक की पुड़िया लाने में सफल होती है। प्रश्न 6, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से जमीन और जनता बट नहीं जाती। उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि कीजिए। उचित तर्कों के द्वारा इसकी पुष्टि कीजिए। यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 2008 में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है। इस तरह से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से अगले प्रश्न की उत्तर की बात करें। राजनीति और कूटनीति के चलते देश के टुकड़े हो जाते हैं। कई देश टुकड़ों में बंट जाता है। भारत भी कूटनीति का शिकार रहा है। भारत आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के कारण 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। लेकिन सौभाग्य इस बात का है कि लोगों के दिलों में किसी भी प्रकार की दरार नहीं खिंची है। लोग आज भी एक दूसरे से मिलते हैं। उनमें वही भाईचारा और प्यार कायम है। हिंदुस्तान में इन दोनों देशों के नागरिक आते जाते हैं। यहाँ से नागरिक इन देशों में जाते हैं। वे एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नमक कहानी में भारत व पाकिस्तान की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला है। मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला है। कैसे? सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 2010 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया। इस तरीके से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसके उत्तर को पढ़ते हैं। नमक कहानी में भारत व पाकिस्तान की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। मोहब्बत के नमकीन स्वाद घुले हुए हैं। उनमें प्रेम और स्नेह का स्वाद है। इस स्वाद में अपनापन है। लेखिका का अपने भाइयों परिचितों से स्नेह, सिख बीवी का लाहौर से लगाव, कस्टम अधिकारियों का दिल्ली व ढाका से जुड़ाव, ये सब दोनों देशों की जनता के बीच स्नेह को दर्शाते हैं। इस तरह से इसके उत्तर को आप लिख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्यों कहा गया? क्या क्यों कहा गया? क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरब्बत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? साफिया के द्वारा इसके उत्तर को देख सकते हैं। साफिया ने यह बात इसलिए कही कि सब कानूनों से ऊपर है इंसानियत। इंसानियत से ही सारी बातें जन्म लेती हैं। कानून हुकूमत के हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत तो प्रेम और भाईचारे का कानून सिखाता है। जिस आदमी में इंसानियत नहीं,
वह पशु है, जानवर है। इस तरह से इसके उत्तर को आप लिख सकते हैं। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। साफिया के भाई ने कानूनी पक्ष बताकर नमक की पुड़िया को ले जाने के लिए मना कर दिया था। उस समय वह भाई पर बिगड़ी और इंसानियत, प्रेम आदि की दुहाई दी। पर जब गुस्सा उतर गया तो उसने पुड़िया ले जाने के तरीके के बारे में सोचना शुरू किया। उसने अनेक विकल्प सोचे, परंतु हर बार कानून का डर सामने आया। अंत में उसने इसे टोकरी में कीनुओं के नीचे छिपा कर ले जाने का निर्णय किया। टोकरी में किन्नू के नीचे छुपा कर ले जाने का निर्णय किया। इस तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। ये शब्द कस्टम अधिकारी ने कहे। उसने साफिया से कहा कि कानून अपनी जगह है, लेकिन मोहब्बत के आगे कानून की भी नहीं चलती। जब मोहब्बत आगे आड़े आ जाए तो कानून धरे रह जाते हैं। वास्तव में इस दुनिया में इंसानियत सब कानूनों से परे है। हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। इस तरह से भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता, भारतीय कस्टम अधिकारी जो इस समय हैं सुनील दास गुप्ता जी हैं, ढाका को अपना वतन मानते हैं। लेकिन लेखिका की पूरी बात सुनकर उन्हें अपनी जमीन आदि की याद आ जाती है। वे भावुक हो उठते हैं और यह बात कहने लगते हैं, समझाइए तो जरा। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधियां आंचल में समा जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह लिखेंगे। लेखिका के कहने का अभिप्राय यही है कि जब कोई अपने वतन को याद करता है अथवा उसे अपना वतन याद आ जाता है तो उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगती हैं। वह उसके सफ़ेद आंचल में सितारे की तरह टूटकर समा जाते हैं। यादों की बौछारों से उनकी पलकें भीग जाती हैं। इस तरह से दूसरे प्रश्न पर यहाँ चलते हैं। किसका वतन कहाँ है? वह जो कस्टम के इस तरह है या उस तरफ। भारत लौटने के समय साफिया अमृतसर के स्टेशन पर पुल पर चढ़ती हुई यह सोच रही थी कि सिख बीवी लाहौर को अपना वतन मानती है, पाक कस्टम अफसर दिल्ली को तथा भारतीय कस्टम अफसर ढाका को अपना वतन मानते हैं, जबकि ये तीनों अलग अलग देशों में रहते हैं। इनका मन अपनी जन्मभूमि में है तथा इनका कार्यक्षेत्र व निवास अलग क्षेत्र में है। इस तरह से पाठ के आसपास की बात करें। नमक कहानी में हिंदुस्तान, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं, संवेदनाओं को उभारा गया है। वर्तमान संदर्भ में इन संवेदनाओं की स्थिति को तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। नमक कहानी में हिंदुस्तान, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं, संवेदनाओं को उभारा गया है। आज के संदर्भ में स्थिति बदल गई है। वस्तुतः विभाजन के समय की पीढ़ी आज लगभग समाप्त हो गई है। अब उनका स्थान उस पीढ़ी ने ले लिया है जो इसी देश में जन्मी, पली व बड़ी हुई हैं। उनका अपने पिता या दादा के जन्म स्थान से लगाव नहीं है। उनके जेहन में, हृदय में विभाजन की कड़वी यादें भी हैं। अतः अब दोनों देशों के बीच भावनात्मक लगाव पहले की तुलना में काफ़ी घट गया है। इसके बावजूद सांस्कृतिक स्तर पर दोनों देशों की एकता को बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। दूसरे प्रश्न की बात करें। साफिया की मन स्थिति को कहानी में एक विशिष्ट संदर्भ में अलग तरह से स्पष्ट किया गया है। अगर आप साफिया की जगह होती तो क्या आपकी मन स्थिति भी वैसी होती? स्पष्ट कीजिए। साफिया की मन स्थिति बिल्कुल समयानुरूप थी। जिस द्वंद्व में वह घिरी थी वह उसकी परिस्थितियों की देन है। साफिया का मन भावनाओं की कद्र करता है। उसे किसी कानून या नियम की परवाह नहीं। जब उसकी भावना पूरे बुद्धि हावी होने लगी तो उसने बुद्धि से काम लिया। यदि मैं उसकी जगह होता तो हमारे मन में स्थिति वैसी होती, क्योंकि भावना और बुद्धि दोनों में बहुत अंतर होता है। जब ये दोनों टकराने लगते हैं तो मन का विचलित होना स्वाभाविक हो जाता है। मन का विचलित होना स्वाभाविक हो जाता है। इस तरह से भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए दोनों सरकारें प्रयासरत हैं। व्यक्तिगत तौर पर आप इसमें क्या योगदान दे सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो क्या योगदान दे सकते हैं? भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर निम्नलिखित योगदान दे सकता हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने मन में शत्रुता का भाव बाहर निकाल दूंगा। मैं अपने नागरिकों के मन से भी पाक के प्रति
भरे जहर को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। सांस्कृतिक खेलकूद के स्तर पर वहां से आई टीमों का दिल से स्वागत करूंगा। सूचना क्रांति के युग में इंटरनेट के माध्यम से वहां के नागरिकों को अपनी भावनाएं प्रेषित करूंगा। इस तरह से मैं अनेक प्रयास करूंगा जिससे दोनों देश के संबंध अच्छे हो जाएं। चौथे प्रश्न की बात करें, लेखिका ने विभाजन से उपजी विस्थापन की समस्या का चित्रण करते हुए सूफिया, सफिया और सिख बीवी के माध्यम से यह भी परोक्ष रूप में संकेत किया है कि इसमें भी विवाह की रीत के कारण स्त्री सबसे अधिक विस्थापित है। क्या आप इससे सहमत हैं? हम लेखिका के दृष्टिकोण से बिल्कुल सहमत हैं। विवाह के बाद स्त्री को विस्थापित होना पड़ता है। यदि वह एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर पर जाए तो भी विस्थापित हो जाती है, जबकि सिख बीबी और सफिया तो दूसरे मुल्क में ही रह गई हैं, जो कि विवाह के बाद स्वाभाविक था। स्त्री अपने जीवन में सर्वाधिक विस्थापित होती है। उसके साथ यह समस्या रही है। विवाह की रीत ही ऐसी है कि स्त्री को परदेश जाना ही पड़ता है। ऐसे में वह इस विस्थापन का दंश सबसे अधिक भोगती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विभाजन के अनेक स्वरूपों में बटी जनता को मिलाने की अनेक भूमिकाएं हो सकती हैं। रक्त संबंध, विज्ञान, साहित्य व कला, इनमें से कौन सबसे ताकतवर है और क्यों? विभाजन के अनेक स्वरूपों में बटी जनता को मिलाने की अनेक भूमियां हो सकती हैं। रक्त संबंध, विज्ञान, साहित्य व कला, इनमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर साहित्य व कला माध्यम हो सकता है। यह माध्यम भावनाओं पर आधारित है तथा यह पारस्परिक सौहार्द को बढ़ाता है। रक्त संबंधों का दायरा भी सीमित है। कलाकार व साहित्यकार पूरे समूह की पीड़ा, दुख, सुख आदि भावनाओं को व्यक्त करता है। इससे दूरियां समाप्त हो जाती हैं। आपकी राय में कुछ यह प्रश्न है। मान लीजिए आप अपने मित्र के पास विदेश जा रही हैं या जा रहे हैं। आप सौगात के तौर पर भारत की कौन सी चीज़ ले जाना पसंद करेंगे और क्यों? यदि मुझे विदेश जाना पड़े तो मैं अपने मित्र के लिए भारतीय मसाले ले जाना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे मित्र को इनकी खुशबू बहुत पसंद है और उनका तन मन इनमें रम जाए। तन मन रंगने से उन्हें न केवल मेरी बल्कि भारतीयता की याद आएगी। तब उसे भारतीयता का सही मायनों में पता चलेगा। हमारा देश अनेक प्रकार के मसालों का निर्यात करता है, अतः ऐसी स्थिति में इससे बढ़िया सौगात कोई भी नहीं हो सकती। इस तरह से आप भी अपने मन से कोई भी सौगात ले जा सकते हैं और किसी भी वस्तु के बारे में बता सकते हैं। भाषा की बात करें, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। क्या सभी कानून हुकूमत के होते हैं? यह दो कथन दिए गए हैं। सामान्यतः ही निपात का प्रयोग किसी बात पर बल देने के लिए किया जाता है। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में ही के प्रयोग से अर्थ में क्या परिवर्तन आया है, स्पष्ट कीजिए। ही का प्रयोग करते हुए दोनों तरह के अर्थ वाले 5-5 वाक्य बनाइए। दोनों तरह के अर्थ वाले 5-5 वाक्य बनाने हैं। ही का प्रयोग कर देने वाले वाक्य की अर्थवत्ता में बुद्धि होती है, साथ ही इसका अर्थ भी किसी विशेषता का द्योतक है। पहले वाक्य से ही वाक्य का प्रयोग यही अर्थ देता है कि हमारा वतन लाहौर है और कोई नहीं। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में ही से अभिप्राय है कि क्या कानून केवल हुकूमत के लिए बने हैं? अन्य बातें भी कानून के दायरे में ही आती हैं। ही के प्रयोग के वाक्य जो इस तरह से बनाए गए हैं, हम तो आपको ही जानते हैं। आपने ही मुझे यह मौका दिया था। तुम्हारे कारण ही मैं मरते मरते बचा। मैं ही मूर्ख था जो तुम्हें ईमानदार समझता था। इस तरह से आप इन प्रश्नों को बनाएंगे। जैसे यहाँ है, मुझे ही इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कहा गया है। ही का प्रयोग प्रश्नार्थक संबंध में। क्या सब हुक्म के ही गुलाम होते हैं? क्या आपने कभी जानने की कोशिश ही की? क्या वह तुम ही हो जिसे अज्ञात लोगों ने धमकी दी? क्या मेरा ही फर्ज रह गया है? क्या हर बार मैं ही खर्चा किया करूँगा? इस तरह से ही का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। शब्दों के हिंदी रूप लिखना है। मुरव्वत, आदमियत, अदीब, मायने, सरहद, अक्ष, लबोलहाज, नफीस, अदीब, साडा। मुरव्वत जो है भलमनसी, संकोच, लिहाज। आदमियत, सानियत, अदीब, साहित्यकार या लेखक। साड़ी, मेरा, हमारा। मायने, अर्थ। सरहद, सीमा। अक्ष, प्रतिबंध। लबो लहजा, कहने का ढंग, बोलने का तरीका। नफीस, उत्तम, सुंदर, बढ़िया।
15 दिन यूं गुजरे कि पता ही नहीं चला। वाक्य को ध्यान से पढ़िए और इसी प्रकार के यों की ही से युक्त 5 वाक्य बनाइए। तुम यों उठकर चले गए कि कुछ हुआ ही नहीं था। नारायण शंकर तो यूं नाराज हुआ जैसे कि उसने ही यह सब कुछ किया है। मिर्जा गालिब यूं उर्दू के शायर थे। तुम यह कैसे कह सकते हो कि वे वैसे ही कह रहा हूं। नसीरुद्दीन यूं फंसा है कि उसे चोरी की बात कबूल करनी पड़ी। पिछले पखवाड़ा यूं गुजरा कि उसे इस बारे में बताना ही पड़ा। इस तरह से हमने आज सभी प्रश्नों को पढ़ा। इन्हें भी जानिए कि प्रश्न इस तरह से हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार साल का पहला महीना जिसकी 10वीं तारीख को इमाम हुसैन शहीद हुए उसको हम कहते हैं मुहर्रम। मुसलमानों के चौथे खलीफा अली के वंशजों को सैयद कहा जाता है। सैयद इकबाल सारे जहां से अच्छा के गीतकार इकबाल। नजरुल इस्लाम बंगला के क्रांतिकारी कवि। शमसुल इस्लाम बांग्लादेश के प्रसिद्ध कवि। इस कहानी को पढ़ते हुए कई फिल्म, कई रचनाएं, कई गाने आपके जहन में आए होंगे। उनकी सूची बनाइए। किन्हीं 2 फिल्म और रचना की विशेषताओं को भी लिखिए। आपकी सुविधा के लिए कुछ नाम दिए जा रहे हैं, जैसे फिल्म रचनाएं 1947 में अर्थ तमस उपन्यास भीष्म साहनी, मम्मो टोबा टेक सिंह कहानी मंटो, ट्रेन टू पाकिस्तान जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोबती, गदर पिंजर उपन्यास अमृता प्रीतम, खामोश पानी झूठा सच उपन्यास यशपाल, हिना मलबे का मालिक कहानी मोहन राकेश, वीर जारा पेशावर एक्सप्रेस कहानी कृष्णचंद्र, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। सरहद और मजहब के संदर्भ में इसे देखें। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद को तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। सृजन के लक्षण। यह प्रश्न नमक कहानी की लेखिका ने अपने नज़रिए से अन्य पुरुष शैली में लिखा है। आप साफिया की तरह सफिया की नज़र से उत्तम पुरुष शैली में इस कहानी को अपने शब्दों में कहें। उस सिख बीवी को देखकर मैं हैरान रह गई थी। उसका चेहरा मोहरा, चाल ढाल बिल्कुल मेरी अम्मा जैसा था। वह दुपट्टा भी मेरी माँ की तरह उड़ती थी। जब मैंने उसे कई बार मोहब्बत भरी नज़रों से देखा तो उसने भी मेरे घर बार के बारे में जानने की इच्छा जाहिर कर दी। हम दोनों में यूं ही बातें होती रहीं। कब हम एक दूसरे के गहरे परिचित बन गए यह न मुझे पता चला न उसे। जब मैंने उससे कहा कि मैं अगले सप्ताह लाहौर जा रही हूँ तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने कहा कि आते वक्त मेरे लिए लाहौरी नमक ले आना। मैं उसकी इस बात को मान गई। जब 15 दिन लाहौर में रहकर मैं वापस अपने वतन आने लगी तो मैंने नमक की पुड़िया बना ली। इस पर मेरे भाईजान ने मुझसे कहा कि नमक लाहौरी ले जाना गैर कानूनी है। इस बात पर हम दोनों में तीखी नोकझोंक हुई। काफ़ी मशक्क़त के बाद मैंने ठान लिया कि मैं अम्मी जान से किया वादा ज़रूर निभाऊंगी। मैंने कस्टम वालों पाकिस्तानी को सारी बात बता दी। इस बात पर वे राज़ी हो गए कि मैं नमक ले जा सकती हूँ। यह तो प्रेम का तोहफा है। जब मैं हिंदुस्तान की सरहद को पार करके अमृतसर स्टेशन पर पहुंची तो वहां भी मैंने वही बात दोहराई। एक बंगला अधिकारी मुझे वेटिंग रूम में प्रतीक्षालय में ले गया। जब उसने एक पुलिस वाले को बुलाया तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पुलिस वाले से 2 चाय मंगवाई। हमने चाय पी और बातें की। चलते वक्त उसने मेरा बैग उठा रखा था। इस तरह मैं तनाव से मुक्त हो गई। उसने चलते वक्त भी मुझसे बातें की। उसकी बातों से मैं जान गई कि वह ईस्ट बंगाल का है और यहाँ आकर नौकरी कर रहा है। उसने यह भी बताया कि ईस्ट बंगाल की ज़मीन और पानी बहुत उपजाऊ है और निर्मल और साफ़ है। जब मैं अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी
तो सोचने लगी, आखिर वतन है कौन सा, किसका वतन कहाँ है? वतन वह है जो कस्टम से इधर है या फिर वह है जो उस तरफ है। इस तरह सोचती सोचती मैं अपने घर वापस लौट आई। मेरा मन इस प्रश्न का उत्तर ढूंढता रहा। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।